हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट डायमेंशन का। ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। यूनिट डायमेंशन जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक है फिजिक्स का, उसका ये सेकंड लेक्चर है। और ये हमने पहले डिस्कस किया था कि यूनिट जो है वो कितने तरह का होता है। फंडामेंटल यूनिट, यूनिट ऐसे तो दो तरह का होता है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, है ना। फंडामेंटल और डिराइव्ड। और फंडामेंटल कितने तरह का होता है? 7 + 2 मतलब 9 तरह का, है ना। 7 + 2 जो था आपका वो सप्लीमेंट्री यूनिट था। 2 आपका सप्लीमेंट्री यूनिट था और 7 तरह का, तो टोटल 9 तरह का आपका जो है फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो सप्लीमेंट्री यूनिट में था आपका वो 2 था। कौन कौन सा? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, है ना। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बता देते हैं, थोड़ा सा क्वांटिटी भी समझ में आनी चाहिए कि प्लेन एंगल होता क्या है। तो देखिए प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल एक्चुअली आप जो भी अभी जानते हैं पहले से, वो एक्चुअली प्लेन एंगल ही है। जो आप जानते हैं, जो आप 9-10 में पढ़े हैं, वह आपका प्लेन एंगल ही है। प्लेन एंगल क्या होता है? इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, ये देखिए, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, 2 लाइन के बीच का जो झुकाव होता है, इसी को क्या बोला जाता है? प्लेन एंगल बोला जाता है। आई बात समझ में? 2 लाइन के बीच का जो झुकाव होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो आप जानते हैं ये प्लेन एंगल है। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, जैसे मान लीजिए एक या कोई भी लाइन है, दूसरा या कोई भी लाइन है, और दोनों के बीच का जो इंक्लिनेशन है, अब चाहे 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, जो भी हो, ये क्या होता है? प्लेन एंगल होता है। बात क्लियर हो गया? यह प्लेन एंगल होता है। और फिर देखो, जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ करता है, क्या करता है? कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ करता है, और मान लो ये सेंटर है और कोई भी पार्टिकल ए से बी तक चला जाता है। कहाँ से कहाँ तक चला जाता है? ए से बी तक चला जाता है। ए से बी तक चला जाता है, और ये एंगल मान लो कि थीटा है। तो यह भी जो आप थीटा जानते हैं, ये कैसा एंगल है? ये आपका प्लेन एंगल है। कैसा एंगल है? प्लेन एंगल है। तो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज नॉन एज प्लेन एंगल। आई बात समझ में? मतलब 2 लाइन के बीच का जो झुकाव होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। तो आइए हम लोग इसको डिफाइन कर लें प्लेन एंगल को। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज नॉन एज प्लेन एंगल। क्या कहा जाता है? इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज नॉन एज प्लेन एंगल। और ज्यादातर जो इसको डिनोट किया जाता है, इट इज जनरली डिनोटेड बाय, इसका क्या क्या इंडिकेशन होता है भाई? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, साई, एक्स्ट्रा, है ना। बहुत सारा इंडिकेशन होता है। थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, साई, फाई, है ना। तो ढेर सारा इसका इंडिकेशन होता है। तो इसको लिखिए पहले। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है? यस सर। देख लीजिए, थोड़ा हम साइड भी हो लेते हैं ताकि आप लोग लिख सकें अच्छे से। तो प्लेन एंगल को जो इंडिकेट करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, साई, फाई, कई आपके पास इसका इंडिकेशन होता है। और फिर देखिए, प्लेन एंगल के लिए जो फॉर्मूला होता है, प्लेन एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या फॉर्मूला होता है प्लेन एंगल के लिए? आर्क अपॉन रेडियस। ये आपके पास क्या है?
आर्क, इसको बोलते हैं आर्क मतलब चाप, है ना। और ये आपका रेडियस, तो आर्क अपॉन रेडियस। और इस आर्क को एस या एल से इंडिकेट किया जाता है। किससे किससे इंडिकेट किया जाता है? एस या एल से। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया साहब? एस अपॉन आर, है ना, या एल अपॉन आर, दोनों चलता है कोई भी इंडिकेशन हो। तो ये पहले आप जान लें कि इंडिकेशन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि इंडिकेशन आपका यही होगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी को एन से भी इंडिकेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से भी इंडिकेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी इंडिकेट करते हैं। और यहाँ भी आपके पास सूटेबल एग्जाम्पल है कि एंगल को इंडिकेट करने का कई यहाँ पर है तरीका, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, कई इंडिकेशन है। तो एक क्वांटिटी का कई इंडिकेशन होता है, एक क्वांटिटी का कई इंडिकेशन होता है। आई बात समझ में? और ये भी बात जानिए कि एक ही इंडिकेशन कई क्वांटिटी का होता है, एक ही इंडिकेशन कई क्वांटिटी का भी होता है, एक ही इंडिकेशन कई क्वांटिटी का होता है। जैसे मान लो थीटा, ये एंगल का भी इंडिकेशन है, थीटा टेम्परेचर का भी इंडिकेशन है ना। तो एक ही इंडिकेशन कई क्वांटिटी का होता है। याद है टेम्परेचर में हमने ये दिया था डायमेंशनल सिंबल में थीटा। तो एक ही इंडिकेशन कई क्वांटिटी का भी होता है, तो इससे परेशान नहीं होना। यह हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इंडिकेशन है। और कहीं भी लिखा जाता है जनरली इट इज़ इंडिकेटेड बाय, है ना, ज़्यादातर। और ज़्यादातर जिससे इंडिकेट किया जाता है उसी से करना भी चाहिए। आई बात समझ में? क्योंकि कपड़ा भी पहनते हो तो ये देखते हो कि आजकल कैसा कपड़ा चला है, कहाँ पर फटा हुआ जींस लेना चाहिए। ये भी नहीं सोचते हो कि वहाँ पर फटा हुआ पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। देखा कि नहीं, सलमान खान को देखे थे फटा था वहीं पर, तुम भी वहीं पे फटा हुआ लोग, है ना। हो सकता है उसका गलती से ही फट गया हो, है ना, लेकिन वो फैशन हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसलिए जो चलता है वही लेना चाहिए। और फिजिक्स में भी इस बात को याद रखना, फिजिक्स का किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन बात हम अपनी ही करें, गरीब आदमी है, ठीक है। तो फिजिक्स में जो चलता है ज़्यादातर वही लेना चाहिए। और नहीं तो अगर एग्जामिनर कंफ्यूज कर गया तो खामियाजा आपको भुगतना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करें हम लोग। तो आर्क अपॉन रेडियस, इसकी बात हुई। अब ये बताइए, जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है और ए से बी तक चला जाता है। कैसे चला जाता है? ए से बी तक चला जाता है। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये तो समझ में आया। अच्छा ये बताओ, अगर कोई भी पार्टिकल अगर पूरा चक्कर लगा ले, पूरा चक्कर लगा ले, तो ये कितना हो जाएगा आपका आर्क? होल रोटेशन, पूरे चक्कर के लिए, फॉर होल रोटेशन, पूरे चक्कर के लिए एस कितने के बराबर होगा साहब? 2 पाई। कोई तकलीफ इसमें? कोई तकलीफ? तो एस के स्थान पर दे दीजिए 2 पाई आर, और नीचे आपका आर, आर तो गया, थीटा कितना हो गया? 2 पाई। इसलिए अगर कोई भी पार्टिकल एक चक्कर लगाता है जनाब, तो एंगल कितना बनता है? 2 पाई मतलब 360, जो आप जानते हैं। एंगल कितना बनता है? 2 पाई मतलब 360। आई बात समझ में? ये क्लियर हो गया। एक चक्कर लगाया तो 2 पाई, 2 चक्कर लगाएगा तो 4 पाई, 3 चक्कर लगाएगा तो 6 पाई, 4 चक्कर लगाएगा तो n चक्कर लगाएगा तो बोल दो n पाई। हो गया गलत, n पाई नहीं बल्कि 2n पाई। आई बात समझ में? फिर सुनो, एक चक्कर लगाएगा तो, 2 चक्कर लगाएगा तो, 3 चक्कर लगाएगा तो n पाई, n चक्कर लगाएगा तो, n चक्कर लगाएगा तो 2n पाई। ऐसा नहीं कि n पाई, दोगुना। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? एक चक्कर में, एक चक्कर में, 2 चक्कर में, अच्छा ठीक बात है। 1 रोटेशन में 2 पाई, 2 रोटेशन में 4 पाई, n रोटेशन में हाँ 2n पाई। बात समझ में आया? n रोटेशन की बात हो तो
2n पाई। क्लियर हो गया? समझ गए? और ये कैसा एंगल है? प्लेन एंगल है। ये कैसा एंगल है? मतलब ये 2 डायमेंशनल है। जो आप देख रहे हैं बिल्कुल वही है जो हमने आपको दिखाया, बिल्कुल ये यही एंगल है जो आप देख रहे हैं। और बोर्ड पर भी इसका फिगर बिल्कुल स्पष्ट है, 2 लाइन के बीच सिंपली बना लीजिए और यही आपका प्लेन एंगल है। इसको थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जिससे कहिए इंडिकेट किया जाता है। ठीक है? यूनिट क्या होता है प्लेन एंगल का? यूनिट क्या होगा प्लेन एंगल का? क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन, है ना? और ये भी बात याद रखिएगा, ये लिख लिए आप लोग, और याद रखिएगा 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन ये होता है। जैसे मान लो अगर 90 डिग्री हो जाए साहब तो पाई बाई 2 रेडियन हो गया। कैसे वह समझ गए ना? पाई अपॉन 180 नहीं। अच्छा लो इसको एक स्टेप और खा लेते हैं, है ना? 180 इंटू 90 देख लो आ गया पाई बाई 2। इस तरह से याद रखना है। 90 डिग्री हुआ तो पाई बाय 2 रेडियन, 45 डिग्री हुआ तो पाई बाय 4 रेडियन, है ना? 30 डिग्री हुआ तो 30 डिग्री हुआ तो पाई बाय 6 रेडियन। समझ गए? तो ये क्लियर हो गया? तो इसको लिख लीजिए पहले। ऊपर वाला लिख लियो? चलो इसको हटा देते हैं। देखिए लिखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। तो यह आपका प्लेन एंगल की बात हुई। ठीक है? ये किसकी बात हुई? प्लेन एंगल की बात हुई। और ये बात आप पहले से भी जानते थे। और अब जो डिस्कस करने वाले हैं ये सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, और ये शायद आप पहले से नहीं जानते होंगे तो जरा इसको अब देखिए। सॉलिड एंगल ओमेगा या ओम से इंडिकेट किया जाता है। सॉलिड एंगल को ओमेगा या ओम से इंडिकेट किया जाता है। पहले इसको हम डिफाइन कर देते हैं। तो सॉलिड एंगल जो होता है ये आपका 3 डायमेंशनल एंगल होता है। सॉलिड एंगल कैसा होता है? 3 डायमेंशनल एंगल होता है। और इसको डिफाइन करते हैं एंगल मेड बाय सरफेस एरिया। एंगल मेड बाय सरफेस एरिया ऑन इट्स center is known as solid angle. Angle made by surface area on its center is known as solid angle. और ये कैसा एंगल है? It is 3 डायमेंशनल एंगल। कैसा एंगल है? 3 डायमेंशनल एंगल है। यह जो है 3 डायमेंशनल एंगल है। और डिफाइन करते हैं, फिर से सुनिए। एंगल मेड बाय सरफेस एरिया ऑन इट्स सेंटर इज नॉन एज सॉलिड एंगल। और इंडिकेशन इसका क्या होता है? ओमेगा और ओम। ज़्यादातर इसको ओमेगा या ओम से इंडिकेट करते हैं, है ना? अब यही देखो, ओम जो है एक बड़े क्वांटिटी का इंडिकेशन है जो आप क्लास 10 में पढ़े होंगे। कौन सी क्वांटिटी का था? रेसिस्टेंस का यूनिट होता था ओम। और यहाँ पर जो है सॉलिड एंगल का इंडिकेशन होता है ओम। और ओमेगा भी एक बड़े क्वांटिटी का इंडिकेशन होता है, वो भी शायद आप लोगों को पता होगा। कौन सी क्वांटिटी का? भूल गया। कौन सी क्वांटिटी का ओमेगा इंडिकेशन होता है साहब? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का इंडिकेशन ओमेगा होता है। ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये सॉलिड एंगल का भी इंडिकेशन ओमेगा होता है। आई बात समझ में?
देखो प्रैक्टिकल तौर पर जरा सॉलिड एंगल को समझो। तो क्या लिखा गया यहाँ पर, एंगल मेड बाय सरफेस एरिया ऑन इट्स सेंटर। ये सभी लिख चुके हो ना, चलो इसको हटा देते हैं। ओके चलो इसको हटा दिया। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब यह जो है ये फिगर हम बनाते हैं और यह जो है सर्किल नहीं है, ये समझिए फुटबॉल है। अब बोर्ड पर तो सर्किल बनाओ या वॉलीबॉल बनाओ कि क्रिकेट बॉल बनाओ, एक ही जैसा देखने में लगता है। कि डिस्क बनाओ, सब तो ऐसे गोल कर दिया, हो गया। लेकिन सभी का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है ना। रिंग का अलग स्ट्रक्चर है, डिस्क का अलग स्ट्रक्चर है ना, सॉलिड स्फीयर का अलग है ना, और स्फेरिकल सेल जो कि हॉलो स्फीयर होता है अलग है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर ये फुटबॉल है। फुटबॉल मतलब फुटबॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल सेल। क्या होता है, स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर। तो आप ये समझिए कि ये फुटबॉल है, मतलब ये स्फेरिकल सेल है। क्या है ये, स्फेरिकल सेल है, या इसको क्या कह सकते हैं, हॉलो स्फीयर। क्या कह सकते हैं, हॉलो स्फीयर। और फुटबॉल को देखा है ना, खेलता है ना फुटबॉल, देखा है ना, कई गोल गोल स्ट्रक्चर से मिल करके बना होता है, नहीं, लाल हरा काला पीला, ऐसा देखा है ना। तो उसका जो एक पार्ट है जो गोल वाला, वह जो सेंटर पर एंगल बनाता है, आई बात समझ में। ये जो इसका एक पार्ट है, कई गोल गोल से बना होता है ना, तो उसका जो एक पार्ट है मतलब सरफेस एरिया या जो सेंटर पर एंगल बनाता है, उसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ समझो, ये जो देखो, ये जो एक पार्ट है, ये देखो, ये इस टाइप से बना होता है, और इसको मान लेते हैं, इसको ds। क्या मान लेते हैं इसको, ds है, ये s ही है। सरफेस एरिया का इंडिकेशन s होता है, और बहुत छोटा अगर कोई चीज़ हो तो फिर यहाँ पर इसको हम लोग ds कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत छोटा कोई चीज़ हो तो क्या बोलेंगे, ds बोलेंगे। और रेडियस मान लो कि r है, और ये एंगल क्या ले लें, ओमेगा की ओम। अच्छा चलो ओम ले लेते हैं, कोई ले सकते, ओमेगा ले लो या ओम ले लो, कोई तकलीफ इसमें, यहाँ तक क्लियर है। तो ओमेगा या ओम, और ये मान लेते हैं कि ds है। तो अब यहाँ पर देखो, और रेडियस यह है ही, सेंटर ये है। तो एंगल मेड बाय सरफेस एरिया ऑन इट्स सेंटर इज नोन एज सॉलिड एंगल। एंगल मेड बाय सरफेस एरिया ऑन इट्स सेंटर इज नोन एज सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला यहाँ पर बनता है सॉलिड एंगल का। अच्छा ये बताओ, प्लेन एंगल के लिए क्या होता था, प्लेन एंगल के लिए जब इसके पहले देखे क्या होता था, प्लेन एंगल के लिए आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता था, आर्क अपॉन, और यहाँ पर ये हो जाता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। आगे जाएंगे तो इसका प्रूफ भी मिलेगा, लेकिन अभी इसको हम लोग याद रखें कि यह जो आपका सॉलिड एंगल है ओम, दिस इज योर सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया मतलब ds अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, आप s भी ले सकते हो, तो पहले हम s ही ले लेते हैं। तो ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया अपॉन r स्क्वायर। और अगर ये ds ले तो ds का मतलब है बहुत छोटा एरिया। ds का मतलब क्या हुआ, स्मॉल एरिया, और कोई खास बात नहीं है। बाकी इससे डिटेल में जाने की अभी इसकी ज़रूरत नहीं। तो ds जो है स्मॉल एरिया, बहुत छोटा एरिया होगा तो क्या बोलेंगे, ds बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुत छोटा एरिया होगा तो क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर और एंगल भी छोटा हो जाएगा, फिर एरिया बहुत छोटा तो एंगल कितना बड़ा होगा, क्या एंगल भी छोटा होगा। और जब एंगल छोटा होगा तो इसको क्या बोलेंगे, डी ओम बोलेंगे, और यहाँ पर ये ds अपॉन r स्क्वायर। तो यह भी इसके लिए फॉर्मूला होता है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा अब ये बताओ, अगर हम बात करें
पूरे सरफेस एरिया की। किसकी बात करें? पूरे सरफेस एरिया की। अगर पूरे सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कितना इसका सरफेस एरिया होगा? पूरा, ये पूरा सरफेस एरिया कितने के बराबर होगा जरा बताओ तो। मतलब फुटबॉल का सरफेस एरिया हम आपसे पूछ रहे हैं। फुटबॉल का सरफेस एरिया मतलब स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है, होता है ना 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया। और 4/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम होता है। 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो हमको एरिया चाहिए फुटबॉल का। क्या चाहिए? क्या चाहिए? एरिया चाहिए। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और ऐसे फुटबॉल हो कि क्रिकेट बॉल हो, मतलब होलो स्फीयर हो कि सॉलिड स्फीयर हो, दोनों का सरफेस एरिया जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। इसलिए कि सरफेस एरिया को बाहर से मतलब है, अंदर खाली है कि भरा हुआ है, सरफेस एरिया को क्या लेना देना। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, ये तो ऊपरी बात करता है। तो फुटबॉल अंदर खाली हो या उसके अंदर रुई भरा हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है। सरफेस एरिया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। पक्का? बात समझे? तो अगर हम पूरे सरफेस एरिया की बात करें, फॉर होल सरफेस एरिया, जरा बताओ तो साहब, फॉर होल सरफेस एरिया, अब बताओ तो इसमें कितना हो जाएगा? ds का मतलब s हो गया, और ये कितना हो जाएगा साहब? कोई तकलीफ इसमें? तब जैसे ही 4 पाई आर स्क्वायर बैठा देंगे, ये ऊपर लिखा है ना इसको। अच्छा ठीक, कितना शक्ल हटा रहे हैं देखिए। अब यहां पर बताओ तो जरा, अब s के स्थान पर क्या हो जाएगा साहब? 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ इसमें? क्लियर है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद नीचे तो आर स्क्वायर अपने जगह पर है, जो कटे कटाइए, जो बचे बचाइए। तो बस कितना वैल्यू आया? 4 पाई। तो पूरा फुटबॉल मतलब पूरा सरफेस एरिया जो सेंटर पर एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा? 4 पाई बनाएगा। पूरा सरफेस एरिया जो सेंटर पर एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा? और 4 पाई रेडियन के स्टेरेडियन, हाँ याद रखना, 4 पाई स्टेरेडियन। ऐसा नहीं कि 4 पाई रेडियन, चूंकि ये सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं साहब, है ना। और 4 पाई रेडियन होता है। और सॉलिड एंगल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आगे आपको पड़ेगी, है ना। इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहाँ और ज़्यादा पड़ेगा। देखते हो ना इंजीनियर वर्ग को, जो रोड वगैरह जो नापता है, उस सब के लिए इंस्ट्रूमेंट लेके चलता है सब, है ना। तो ये स्टेरेडियन, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं? तो पहले इसको लिखिए, फिर आगे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि अगर पूरा सरफेस एरिया है कोई भी फुटबॉल का, तो कितना एंगल बनाता है सेंटर पर? कितना एंगल बनाता है? 4 पाई रेडियन, मतलब स्टेरेडियन, नॉट रेडियन। और यहाँ देखो, जैसे कोई भी सर्टेन पार्ट हो, जैसे बोले थे इस टाइप का, कई छोटा छोटा जो है गोल गोल वाला होता है ना, इससे मिल के फुटबॉल बना होता है। तो इसके कारण जो यहाँ पर जैसे सेंटर पर एंगल बना, ये कोई भी सर्टेन एंगल होगा। अब ये 4 पाई नहीं होगा, 4 पाई तो कंप्लीट गोल होगा, ऐसा स्फेरिकल होगा तब ना होगा। आई बात समझ में? और दूसरे तरह प्रैक्टिकल तौर पर समझ सकते हो, जैसे ये देखो तराजू होता है ना, वो आलू प्याज वाला अपने वाला, तो उसका जो पेन है ना, ये देखो, यह जो सेंटर पर एंगल बनाता है यही सॉलिड एंगल होता है। क्या होता है? ये सॉलिड एंगल होता है। आई बात समझ में? यह जो देखो ये क्या होता है? ये सॉलिड एंगल होता है। बात समझ गए? तराजू होता है ना। और भी प्रैक्टिकल तौर पर ज़्यादा अच्छा से समझ सकते हो। देखो अभी ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, झाल मुड़ी खाते हो ना? हाँ, ऐसे बनाता है ना, है ना। तो यहाँ पर ये देखो, ये देखो, तो अब यहाँ पर ये जो आप एंगल देख रहे हो ना साहब, यहाँ देखो ये एंगल, ठीक है। यह क्या बना? या सेंटर पे यहाँ जो एंगल बना, ये सॉलिड एंगल इसके द्वारा बना यहाँ। और ये एरिया अगर बढ़ जाएगा, देखो ये एरिया अगर बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? ये एंगल भी बढ़ जाएगा। ये एरिया बढ़ गया, देखो अब ये देखो बढ़ गया, एंगल बढ़ गया,
एरिया और बढ़ा दो, क्या होगा? एंगल। एक लड़का बोला सर एंगल झालमुड़ी भी बढ़ जाएगा क्या? हाँ झालमुड़ी बढ़ जाएगा। बात समझ गया ना? क्लियर हुआ? ये घटा दो, एंगल घट गया, घटा दो, झालमुड़ी भी घट जाएगा। बात समझ गया ना? क्लियर हो गया? तो बस यही प्रैक्टिकल तौर पर ये सॉलिड एंगल है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल तौर पर ये सॉलिड एंगल हुआ। और ये कैसा एंगल है? ये 3 डायमेंशनल एंगल है, 3 डायमेंशनल है। आई बात समझ में? और ये कैसा एंगल हुआ? ये कैसा एंगल हुआ? ये कैसा एंगल हुआ? समझ गए? जो प्रैक्टिकल तौर पर आप देख रहे हैं बस यही है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा दें, इसको और बढ़ा दें, क्या एंगल पे फर्क पड़ेगा क्या? है ना? और एक चौक इधर जोड़ दे, इधर भी जोड़ दे, क्या एंगल पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसलिए लाइन को आगे बढ़ाने से एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बड़ा चीज़ है, आगे वेक्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। ऐसा नहीं कि ये 30 से 60 हो जाएगा, होगा क्या? ऐसा नहीं होगा कि ये 30 से 60 हो जाएगा। 30 है तो 30 ही रहेगा, 31 नहीं होगा। बात क्लियर हो गया? तो ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात हुई। और टोटल सॉलिड एंगल मेड बाय होल सरफेस एरिया कितना? 4 पाई स्टेरेडियन। और ये जो हमने दिया था कि मान लीजिए जैसे कोई भी तराजू है, ये तराजू का जो पेन है, यह जो सेंटर पर एंगल बनाएगा ये क्या बनाता है? सॉलिड एंगल बनाता है। क्लियर हो गया? यह जो है सॉलिड एंगल बनाता है। और अभी तक जो बात हो रही थी ये फंडामेंटल यूनिट की, मतलब बेस यूनिट की। अभी तक किसकी बात हो रही थी? बेस यूनिट की। और अब हम चलते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट में देखो साहब, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? जो दूसरे पर डिपेंड करता है। दूसरे पे किस पे करेगा? फंडामेंटल पे करेगा। दो ही टाइप का तो है ना? आई बात समझ में? इसलिए ऐसा यूनिट जो कि फंडामेंटल पर डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। देयरफॉर सच टाइप ऑफ यूनिट व्हिच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट इज नॉन एज डिराइव्ड यूनिट। या दूसरी तरह से कहिए, दोज यूनिट व्हिच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट इज नॉन एज डिराइव्ड यूनिट। बात समझ में आया? ठीक है, तो आइए, दोज यूनिट व्हिच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट is known as derived unit. Those unit which depends upon fundamental unit is known as derived unit. और नाम से ही स्पष्ट है, ये derived है, मतलब इसको फंडामेंटल से डिराइव किया गया है ना? कैसे कोई भी थ्योरी को हम इसका डेरिवेशन देखो, जिसको हमने डिराइव किया, मतलब फंडामेंटल से इसको निकाला है, फंडामेंटल से इसको निकाला है। तो डिपेंड किस पर करता है? फंडामेंटल पे करता है। बात समझ में आया या नहीं? ठीक है। और प्रैक्टिकल तौर पर फिर से एक बार समझ लीजिए, जो एग्जांपल दिए थे कि कोई भी मकान का जो ग्राउंड फ्लोर है वो फंडामेंटल फ्लोर हो गया और बेसमेंट नहीं हो, मान लीजिए इन जनरल, तो ग्राउंड फ्लोर जो है वो कैसा हुआ? वो क्या हुआ? फंडामेंटल हुआ। और फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये सभी क्या है? डिराइव्ड है। इसलिए कि ये सारा फ्लोर डिपेंड करता है किस पर? ग्राउंड फ्लोर पर। अभी आप लोग किस फ्लोर पर बैठे हुए हैं? सेकेंड फ्लोर पर। तो ये कैसा फ्लोर हुआ? डिराइव्ड हुआ। ये डिपेंड करता है किस पर? डिपेंड किया? ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड को हटा देंगे, बचेगा क्या? मैदान साफ हो जाएगा। लेकिन इसको हटा देने से ग्राउंड को कोई असर नहीं पड़ने वाला, वो रहेगा। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये डिराइव्ड यूनिट की बात हुई। और डिराइव्ड यूनिट जो है ये तो आपका सैकड़ों है। डिराइव्ड यूनिट सैकड़ों है, मतलब 7, 2, 9 फंडामेंटल जो है 9, उसको हटा दीजिए तो बाकी फिजिक्स में जितनी क्वांटिटी है
सभी डिराइव्ड। 7 2 9 उसको हटा दीजिए, तो बाकी फिजिक्स में जितनी क्वांटिटी है वो सभी क्या है, डिराइव्ड। बात समझ गए? इसलिए इसमें गिनती ही नहीं है कितना होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर जरा देखिए, समझिए। जैसे मान लो सपोज एक छोटा क्वांटिटी, प्यारा क्वांटिटी वेलोसिटी। मान लो अगर आपसे हम पूछते हैं कि वेलोसिटी का क्या लिखेंगे यूनिट, तो फॉर्मूला क्या लेते हैं वेलोसिटी का, बताओ तो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए, टाइम के लिए, तो क्या हो गया ये मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको ऐसा भी लिखा जाता है ms-1, बात एक ही है। तब ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट, ये जो मीटर लिखे तो ये कहाँ से आया, फंडामेंटल से आया। लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। क्या बोले थे? देखो लेंथ में कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूज करिएगा नहीं। जो भी चीज़ हम लोग मीटर में या सेंटीमीटर में लिखते हैं, मतलब जो भी चीज़ लेंथ होता है ना, जो चीज़ मीटर में या सेंटीमीटर में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर स्क्वायर नहीं, है ना। बात समझ गए? तो ऐसा चीज़ आप लोग बोलिए तो क्या क्या है? जैसे डिस्टेंस लेंथ हुआ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ हुआ, और बोलो तो रेडियस, और क्या होगा बोलो तो साहब? डायमीटर, नहीं जी, डायमीटर, और बोलो तो सरकमफेरेंस, बिल्कुल सही बात है, और बोलो तो कॉर्ड, बिल्कुल सही बात है, और बोलो तो एम्पलीट्यूड, है ना, और बोलो तो हाँ वेवलेंथ, बिल्कुल सही बात है, वेवलेंथ, और बोलो तो हाइट, हाइट, और बोलो तो डेप्थ। तो सरकमफेरेंस ही वही पेरीमीटर हो गया, ठीक है। बात समझ गए? तो ऐसा कई क्वांटिटी है, ऑलरेडी ये क्या है, सभी लेंथ है। देखो मास और टाइम में तो कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं। हमने कहा कि आपको काम जो फिलहाल अभी पढ़ने वाला है मास, लेंथ, टाइम, तो मास और टाइम में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। लेंथ में कभी कभी हो सकता है, तो ये समझ लेने के बाद लेंथ में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं। समझ गए, है ना? ये क्लियर हो गया? अच्छा ये बताओ, एरिया क्या लेंथ होगा? एरिया क्या लेंथ होगा? नहीं होगा। एरिया लेंथ क्यों नहीं होगा? मीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्यूब नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम भी नहीं होगा, है ना। बात समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक है। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मीटर पर सेकेंड, ms-1। बोलो कोई तकलीफ इसमें? क्लियर है? ओके। अब इसी तरह से आइए दूसरी क्वांटिटी हम आपको दे रहे हैं। जैसे मान लिए दिया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ये शॉर्ट फॉर्म है, पूरा इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लंबा चौड़ा हो जाता है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो साहब। फॉर्मूला पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किसी के पास हो तो बताओ। v-u/t, बिल्कुल सही बात है, v-u/t। और इसको सिंपली इसमें वेलोसिटी बाय टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन आप लोग की इच्छा है v-u/t, तो वह भी मैं ले रहा हूँ v-u/t। ये तो आप लोग पढ़े हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v-u/t। अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से समझिए, ये मार्केबल पॉइंट है और ये इस टॉपिक का सबसे दमदार पॉइंट है। ध्यान से देखिए, देखो जैसे v-u/t। अब ये बताइए, ये v क्या है? फाइनल वेलोसिटी लेते हो, u इनिशियल वेलोसिटी लेते हो, तो मतलब वेलोसिटी में वेलोसिटी घटेगा, यही ना। अब ये बताओ, अगर वेलोसिटी में वेलोसिटी घटेगा तो क्या बचेगा? वेलोसिटी ही बचेगा। अब चाहे इतना सा ज़्यादा बचे या कम बचे, जो बचे, वेलोसिटी में वेलोसिटी घटेगा, क्या बचेगा? वेलोसिटी में वेलोसिटी जुटेगा, क्या बचेगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी। अब मन में हो सकता है सर कुछ नहीं बचेगा, तब
नहीं बचेगा तो तुम्हारा क्या लेगा, फिर भी जीरो तो होगा ना, नहीं कुछ बचेगा तो जीरो तो होगा। तो क्या वेलोसिटी जीरो नहीं होता है? तो जीरो भी होता है। तो बचेगा तो अच्छी बात है, नहीं बचेगा तो और अच्छी बात है, जीरो होगा। मान लो पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं, तो 0 रुपया तो है कि नहीं है? बात समझा कि नहीं? तो जीरो तो है। चलो लाखपति करोड़पति, जीरोपति तो हो। समझ गया ना? ठीक बात। तो यहाँ पर याद रखना कि जैसे वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, वेलोसिटी। फिर याद रखना घटना या जुटना, प्लस या माइनस, घटना या जुटना, है ना, ये हमेशा सेम क्वांटिटी में होता है। क्या होता है? ये हमेशा सेम क्वांटिटी में होता है। घटना या जुटना ये हमेशा सेम क्वांटिटी में होता है। आई बात समझ में? घटना या जुटना ये हमेशा सेम क्वांटिटी में होता है। तो इसलिए अब यहाँ पर ये वेलोसिटी हुआ और ये टाइम हुआ। अब समझ गए ऐसा क्यों लिखे थे? तो यहाँ पर कुछ बचे ना बचे इससे कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पर बताओ कि वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ देखो, वेलोसिटी का यूनिट कितना? वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, है ना, मीटर पर सेकेंड, और टाइम के लिए फिर 1 सेकेंड और आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ है? क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर हो गया? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर MS पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको MS-2 ऐसा भी देते हैं, बात एक ही है। तो ये किसका हो गया? एक्सेलरेशन का। और आया कहाँ से? मीटर कहाँ से आया? फंडामेंटल से। फंडामेंटल से। सेकेंड कहाँ से आया? मीटर कहाँ से आया? सेकेंड कहाँ से आया? बात समझ में आया या नहीं आया? तू भी चला गया फंडामेंटल, समझ गया ना? अच्छा ठीक बात है। तब आइए फिर नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, दैट इज फोर्स। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी दैट इज फोर्स। फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं साहब? मास इनटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही बात है ना। अब ये बताओ मास का यूनिट, मास का यूनिट कहाँ से आया? ये भी तो वहीं से। अब एक्सेलरेशन का तभी लिखे हुए है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाल दो तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना। ये फोर्स का यूनिट हुआ, लेकिन इसी को साइंटिस्ट के नाम से 1 न्यूटन कहा जाता है। 1 न्यूटन कहा जाता है। अब इतना नहीं लिख करके आपको ये सुविधा है कि 1 न्यूटन ऐसे लिख सकते हैं। आई बात समझ में? और इसमें भी और ज़्यादा सुविधा खोजिए। आप लोग सुकुमार आदमी हैं, बाल बच्चेदार आदमी, तो और सुविधा है कि सिर्फ यहाँ पर एक कैपिटल N खाली लगा दीजिए, इतनी भी सुविधा है। तो आपको फोर्स का यूनिट दे दिया, ठीक है। तो अगर ज़्यादा सुकुमार हैं तो सीधा कैपिटल N एक लगा दीजिए तो हो गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो छोटी बात है लेकिन मार्केबल बात है, ये न्यूटन में यहाँ पर N कैपिटल नहीं दीजिएगा, ठीक है। ये जानकारी रखिए। वैसे तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हमसे भी कभी कभी होता है, लेकिन कि ये जानकारी रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर ये कैपिटल ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, कैपिटल से लिखेंगे ऐसे न्यूटन, है ना। और मन में होता है कि न्यूटन साहब का नाम है तो ज़रा कैपिटल से लिखें, तो इसमें कोई शक नहीं कि नाम है। लेकिन अब यहाँ पर ये नाम नहीं रहा, बल्कि अब ये यूनिट हो चुका है। इस वजह से अब इसको कैपिटल से नहीं लिखना चाहिए, ये सलाह है हमारी, बाकी आपकी इच्छा है ना। तो यहाँ पर जो है नहीं लिखना चाहिए। और स्मॉल एन से, ये भी आपको रेयर बुक में कहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्मॉल एन से लिखना चाहिए। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो फिर आपको कैपिटल एन ही लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एन। आई बात समझ में? पूरा लिख रहे हैं तो स्मॉल एन से, है ना।
और ऐसे तो ये भी जानना जरूरी है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यूज आप धरले से इसका कर सकते हैं, मैं भी यही करता हूँ, है ना, हम भी बाल बच्चेदार है कि नहीं। बात समझ गया ना, क्लियर हो गया। तो ये फोर्स की बात हो गई। अब आइए फोर्स की बात हो गई। अब आइए नेक्स्ट, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आपको देते हैं वर्क। अब ये बताओ साहब, वर्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ऊपर लिख देते हैं, ऊपर ये लिखा हुआ है ना, डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, ठीक बात है। तो आइए इसको ऊपर दे देते हैं। ये लास्ट क्वांटिटी है, इसको 5 का, पहले इसको समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। आज के क्लास का लास्ट क्वांटिटी है ये आपका वर्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है साहब? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ फोर्स के लिए यूनिट, ये वाला पहले बताइए, ये जो है, और नहीं लीजिएगा तो फिर फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन करिए, है ना, एक्सेलरेशन करिए, और इधर फिर डिस्प्लेसमेंट करिए, नहीं जी। तो या डायरेक्ट भी आप फोर्स का ले सकते थे। कितना हो जाएगा फोर्स का? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अभी तक फोर्स का है, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट तो एक्स्ट्रा है। डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर लगेगा, तो क्या हो गया बोलो तो साहब? केजी स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट हुआ? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका यूनिट हुआ? वर्क का, ठीक है। और ओरिजिनल यूनिट तो वर्क का यही होता है, ओरिजिनल यूनिट तो यही होता है, लेकिन इसी को फिर साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में, जैसे ये आपका 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? 1 जूल। और ये साइंटिस्ट के नाम से। और अगर इतना भी नहीं लिखना चाहो, सुकुमार आदमी हो, बाल बच्चेदार, तो सिर्फ आप एक कैपिटल जे लगा दीजिए, तो ये आपका हो गया। लेकिन ये भी जानना है कि यह भी वर्क का यूनिट है, और आया कहाँ से? फंडामेंटल से। आया कहाँ से? फंडामेंटल से आया। आई बात समझ में? आया कहाँ से? फंडामेंटल से। और इसको 1 जूल और 1 जे। और ये आपका किस में हुआ? ये किस में हुआ? ये एसआई में हुआ। सीजीएस में भी लिखना चाहो आप तो दे सकते हो, है ना। सीजीएस भी दे दें इसका, तो लिख देते हैं सीजीएस भी, जरा देख लो तो। सीजीएस में क्या हो जाएगा बोलो तो साहब? किलोग्राम है, किलोग्राम का ये किलोग्राम एसआई में है, सीजीएस में ग्राम, मीटर का, और टाइम का तो सेकंड ही होता है। किसी भी सिस्टम में आप बात करें, टाइम का सेकंड ही होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को 1 अर्ग कहा जाता है। अर्ग ये भी साइंटिस्ट के नाम से, और ऐसे यहाँ पर कैपिटल ही दे दीजिए, तो ये 1 अर्ग हो गया। आई बात समझ में? और फिर इसके अगले क्लास में हम बताएंगे कि कैसे आप एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यूनिट से भी कन्वर्ट करना सिखाएंगे, फिर आगे डायमेंशन से भी कन्वर्ट करना सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। ये क्लियर हो गया सबका? ये समझ गए? तो ठीक है, तो आज इतना ही, ठीक है। और हमारा लेक्चर बढ़िया लगा हो तो क्या करना है? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।